हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। आज फिर सौम्या नितिन के ऑफिस जाते ही दरवाज़ा बंद करके किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अलका जी की आदत थी सुबह नाश्ते के बाद एक छोटी सी झपकी लेने की, पर आज निधि ने उन्हें अपने काम में उलझाए रखा था, इसलिए वो जाग रही थी। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि नितिन के ऑफिस जाते ही उनकी नई नई बेली बहू दरवाज़ा बंद करके इतनी देर भला किससे बात कर रही है। दरअसल निधि ने 11वीं में स्वैच्छिक विषय में गृह विज्ञान ले रखा था और उसी के गृह कार्य के लिए टोपी या दस्ताना कुछ भी बुनकर लाना था। चूँकि 2 दिन बाद ही टीचर को बनाकर दिखाना था, इसलिए निधि पिछले 2 दिन से अपने माँ के पीछे पड़ी हुई थी कि सिखा दो। जब उन्होंने उसे मीठी झिड़की देते हुए कहा कि जब मैम क्लास में समझा रही थी तब तू क्यों नहीं समझी, तो निधि ने बड़े प्यार से उनके गले में बाहें डालते हुए लाड से कहा, माँ टीचर जो सिखाती हैं अगर उसके अनुसार बनाती तो सबका कॉमन हो जाता, इसलिए मैं आपसे सीख कर बनाऊंगी ताकि सबसे अलग बने और खूबसूरत भी, और मुझे ग्रेड भी सबसे अच्छा मिले। अच्छा, तो इसलिए माँ को इतना मस्का लगाया जा रहा है। उन्होंने निधि के गाल पर प्यार से थपथपाते हुए कहा। फिर वो ऊन और सलाइयाँ लेकर निधि को उल्टा सीधा घर बिठाना सिखाने लगी। फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आया, वो बोल पड़ी, जा निधि बेटा, अपनी भाभी को बुला ला, उसे भी नहीं आती है बुनाई। तुम दोनों ननद भाभी एक साथ ही सीख लेना। पर निधि उनके दूसरी बार बोलने पर भी जब नहीं उठी तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उसे डांटते हुए बोली, जाती क्यों नहीं है, भाभी को पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए डिस्टर्ब करे। निधि ने कहा तो अलका जी को बड़ा अजीब लगा कि इतनी देर किससे बात करती है सौम्या। पहले सोचा अपनी मामी से करती होगी या फिर अपनी छोटी बहन से, फिर एक बार की ख्याल आया कि ज़रूर दोनों से मेरी चुगली करती होंगी। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही मुस्कुरा उठी कि सौम्या ऐसा क्यों करेगी भला, क्योंकि उनके और बहू के बीच कम समय में ही अच्छा सामंजस्य बैठ गया था। खुद अलका जी बहुत ही खुले विचारों वाली महिला थी, तो उनके साथ एडजस्ट करने में सौम्या को कोई मुश्किल नहीं हुई थी। सौम्या और नितिन की शादी के 2 महीने ही तो हुए थे और इतने कम समय में अलका जी और निधि को सौम्या ने बड़े प्यार से अपना लिया था। खुद अलका जी सौम्या और निधि में खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते तक देने दिलाने में कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो बंद दरवाजे के पीछे सौम्या किससे बात कर रही थी और क्या बातें कर रही थी, ये उत्सुकता जब बढ़ गई तब अलका जी ने खुद सौम्या को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर रुख किया, तो सौम्या के कमरे से आती सिसकियों ने उनके पैर रोक दिए। अपनी आदत के विपरीत उन्होंने चुपचाप सौम्या की आवाज़ का अनुसरण करते हुए महसूस किया कि वो रो रही थी और किसी को बार बार बाबू बेटा कहकर कुछ समझा रही थी, और उसकी आवाज़ में करुणा साफ सुनाई दे रही थी। खैर, अब अलका जी से नहीं रहा गया, तो दरवाजे को धकेला। हल्की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया तो उन्होंने गौर से सौम्या को देखा। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। एक बार की तो अलका जी का मन किया बस उल्टे पैरों लौट जाए। शायद सौम्या को अपने घर की याद आ रही हो, पर तभी उन्होंने सौम्या को कहते सुना, बाय बेटू, फिर बाद में बात करती हूँ। तो अलका जी की उत्सुकता और बढ़ गई। एक शरारती ख्याल ये भी मन में आया कि कहीं बहू अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड से न बात कर रही हो। ये मुआ बाबू बेबी बेटा सभी नामों से आजकल सोना बाबू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बुलाने का चलन है। कहीं सौम्या अपने उसी बाबू से तो नहीं बात कर रही थी। फिर सोचा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सौम्या और नितिन को उन्होंने आपस में बहुत खुश देखा था। यहाँ तक कि जब नितिन घर होता तो सौम्या उसके आगे पीछे ही लगी रहती थी और नितिन भी उसे कहाँ छोड़ता था। वो कई बार दोनों को छेड़ भी देती कि तब हनीमून खत्म हो गया है, पर तुम लोग अभी भी ऐसे एक दूसरे के आसपास मंडराते रहते हो कि जैसे चांद और चकोर। उनके छेड़ने पर सौम्या एकदम शर्मा कर लाल हो जाती
और नितिन बात संभालते हुए कहता, वो क्या है माँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, इसलिए शाम को थोड़ा वक्त तुम्हारी बहू के साथ बिता लेता हूँ। नहीं तो तुम शिकायत करोगी कि मैं उसे वक्त क्यों नहीं देता। फिर सौम्या ने कई जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन दे ही रखा है, तो आज ना कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर उसके पास भी वक्त कहाँ होगा मेरे साथ बिताने का। नितिन की बात पर वो हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, और देखना मेरी बहू को नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। आखिर शादी के पहले भी वो नौकरी करती ही थी। वैसे अलका जी बेटे बहू के आपस में प्रेम से बहुत खुश रहती थी। उनकी गृहस्थी की बगिया सौम्या के आने से और भी नई खुशबू से महकने लगती थी। ओफो, मैं भी कहाँ विषय में भटक कर पति पत्नी के रोमांस वाली बातों में ज़्यादा रुचि लेने लगी। चलिए अब पुनः कहानी के मुख्य धारा की ओर रुख करते हैं। सौम्या की भीगी आंखें देखकर अलका जी अपनी उत्सुकता नहीं दबा पाई और पूछ बैठी। सौम्या की सकपकाहट से ये अलका जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने स्वर को यथासंभव मुलायम बनाते हुए पूछा, बहू तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी? सब ठीक है ना? अब सौम्या से नहीं रहा गया तो वो हिचकियां लेकर रोने लगी। अलका जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बहू को बैठ जाने को कहा। तभी निधि भी आ गई कमरे में और यूं अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर जिज्ञासा भरी आंखों से अलका जी की ओर देखा तो उन्होंने उसे इशारे से पानी लाने भेज दिया। तब तक सौम्या भी कुछ संभल चुकी थी। अलका जी को दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सौम्या ने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया कि वो अभी अपनी छोटी बहन अनन्या से बात कर रही थी। उसकी शादी के बाद उसकी मामी और उनकी दोनों बेटियां अनन्या को बहुत परेशान करने लगी थी। उससे कस कर काम लेती हैं और कोसती भी रहती हैं। एक तो बिना माँ बाप की, ऊपर से तेरी बहन भी अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गई। जब तक सौम्या थी तो अपनी तनख्वाह की एक निश्चित रकम उस सैलरी मिलते ही मामी के हाथ में रख देती और पैसे मिलते ही मामी की बाछी खिल जाती थी। पर उसे ब्याह कर बिलासपुर से धनबाद आना पड़ा तो नौकरी छोड़नी पड़ी। सौम्या ने सोचा था कि शादी के बाद जब दोबारा काम शुरू करेंगी तो अपनी छुटकी को भी उसी शहर के कॉलेज में एडमिशन करा के हॉस्टल में रख देगी। एक साथ एक छत के नीचे ना सही पर दोनों बहनें एक शहर में तो रहेंगी। पर उसके ससुराल आने के बाद से ही अनन्या पर उन सब का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कसकर काम लेने के अलावा अब वो लोग उसे घर से निकल जाने को भी कहने लगे थे। जब भी फुर्सत मिलता, एकांत मिलता, सौम्या अपनी छोटी बहन से ही छुपकर बात किया करती थी और उसकी तकलीफ सुनकर सौम्या को बहुत रोना आता था, इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी। अब अलका जी की समझ में सारा माजरा आ चुका था कि क्यों उनकी सलोनी सी बहू की आंखें पनियाली हैं। अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही थी सौम्या, और घर में किसी को पता तक नहीं, यहाँ तक कि उसने नितिन को भी नहीं बताया था। दरअसल आज से 5 साल पहले सौम्या जब स्नातक की फाइनल ईयर में थी तब उसके माता पिता का एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। चूँकि सौम्या के इम्तिहान चल रहे थे इसलिए उसे और अनन्या को उसी शहर में रहने वाले उसके मामा मामी के घर छोड़ गए थे। मामा की छोटी बेटी पारुल और अनन्या दोनों 8वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे, इसलिए उनके बीच गहरी छनती थी। ये बात दिगर की है, माता पिता के देहांत के बाद वही पारुल अनन्या को अपने से कमतर आंकती थी और अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर अनन्या को परेशान करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसके इस व्यवहार के पीछे कदाचित अनन्या का पढ़ने में काफ़ी तेज होना और देखने में पारुल से कुछ 20 होना भी था। सौम्या अपनी प्यारी बहन को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा बेटू बाबू कहकर ही बुलाती थी। उनके माता पिता उस रिश्तेदार की शादी में जो गए फिर कभी वापस नहीं आए। ट्रेन एक्सीडेंट में उनके मरने की ही खबरें आईं। सौम्या की तो जैसे पूरी दुनिया ही बिखर गई। माँ बाप की रहते जो हमेशा चहकती रहती थी, ये ना खाऊं वो ना पहनूं की जिद किया करती थी, वो सौम्या अचानक से बड़ी और समझदार हो गई थी।
अब उस घर में दोनों बच्चियां अकेले कैसे रहती, इसलिए 13वीं के बाद मामा मामी दोनों को अपने घर ले आए थे और उस घर को किराए पर लगा दिया। उस घर के किराए से दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता और फिर जब पिछले 2 साल से सौम्या नौकरी करने लगी तो उसकी सैलरी का जो हिस्सा वो मामी के हाथ रखती थी उससे मामी भी खुश रहने लगी थी। फिर 3 महीने पहले वो सब जब एक रिश्तेदार की शादी में रायपुर गए तभी अलका जी भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ आई थी और सोच कर ही गई थी कि अब की कोई अच्छी लड़की देखकर नितिन की शादी करवा देंगी और संजोग से व्यवहार कुशल और समझदार सौम्या उनको बहू के रूप में बेहद भा गई। नितिन से पूछा तो उसने एक बार सौम्या से अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की तो सौम्या के मामा मामी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। सौम्या और नितिन ने बस आधा घंटा मिलने की बात की थी पर मिले तो 3 घंटे साथ रहकर भी दोनों की बातें खत्म नहीं हुई। लिहाजा उन्हें फ़ोन करके रेस्टोरेंट से घर बुलाया गया। दोनों से एक दूसरे के बारे में राय जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि दोनों के खिले चेहरे बता रहे थे कि इनके दिल मिल चुके हैं। अब बस चट मंगनी पट ब्याह की रस्म कर देनी चाहिए। शादी से पहले ही सौम्या ने स्पष्ट कर दिया था कि वो आगे भी नौकरी करती रहेंगी और हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ रकम वो अपनी मामी को भेजती रहेंगी ताकि अनन्या की परवरिश उन्हें बोझ न लगे। उसकी स्पष्टवादिता अलका जी और नितिन को बहुत पसंद आई थी। अलका जी समझ गई थी कि इतनी सुलझी हुई लड़की अगर घर में बहू बनकर आ रही है तो उन्हें अब नितिन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज अलका जी अपनी दुलारी बहू की आंखों में आंसू देखकर बहुत विचलित हो गई। बिना माँ बाप की इस बेटी पर उन्हें इतना प्यार आया कि उसे देर तक सीने से लगाए संतवाना देती रही। तब तक निधि भी पानी लेकर आ गई थी। पानी पीकर सौम्या कुछ स्थिर हुई तो उसने अपनी समस्या के केंद्र बिंदु पर आते हुए कहा कि उसकी मामी अनन्या को इसलिए इतना परेशान कर रही हैं कि वो 2 महीने से कुछ पैसे नहीं भेज पाई है और इन सब से अलग उसकी नज़र उसके माता पिता के घर पर है। वो तो सौम्या की शादी के वक्त से ही उस घर को बेच देना चाहती थी ताकि दहेज का इंतजाम हो सके, पर नितिन के घर वालों की तरफ से कोई दहेज वहेज की मांग तो थी नहीं, सो उनकी मनसा पूरी ना हो सकी तो अब अनन्या को तरह तरह से सता रहे हैं। उसे घर से निकालने की बात भी इसलिए कर रहे हैं ताकि सौम्या वो घर उनके नाम कर दे। मामा मामी के दबंग स्वभाव से इतना डरते हैं कि उनकी गलत बातों का भी कोई विरोध नहीं कर पाते। आज सुबह से उन्होंने अनन्या को नाश्ता तक नहीं दिया। वो भूखी होगी वहाँ और मैं यहाँ आराम से खा पी रही हूँ। बोलते बोलते फिर से सौम्या को रुलाई आ गई। अब तक अलका जी एक निर्णय ले चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए निधि को लेकर बाहर चली गई, उससे बात किया। निधि की सहमति जानकर फिर उन्होंने नितिन को फ़ोन लगाया। दोनों बच्चे की तरफ से निश्चित होने के बाद उनके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। वो सौम्या के कमरे में जाने को हुई और पीछे से निधि को 2 कप चाय बना लाने को कहा। वो अब जब कमरे में गई तो सौम्या फिर से फ़ोन पर अपनी बहन को समझा रही थी। तुम फिक्र मत करो बाबू, मैं मामी से बात करती हूँ और 1-2 दिन में मैं अपनी सासू माँ से पूछकर वहाँ आने की कोशिश करती हूँ। अनन्या बेटा, आप अपना सामान बांध लो, हम 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ रहे हैं। जब तक सौम्या और अनन्या कुछ समझती, उन्होंने सौम्या से उसकी मामी का मोबाइल नंबर मांगा। सौम्या यंत्र चलित सी उनको मामी का नंबर बताने लगी। तब तक निधि भी चाय लेकर आ गई तो अलका जी ने कहना शुरू किया, बहू तुम भी तैयारी कर लो, हम कल शाम की गाड़ी से अनन्या को लेने जा रहे हैं। अब से वो यहीं रहेगी हमारे साथ निधि के कमरे में, उसके रहने का इंतज़ाम कर दो। यह सुनकर निधि भी बहुत उत्साहित नजर आ रही थी। अनन्या उसकी हम उम्र थी और शादी के वक्त छोटी सी मुलाकात में दोनों सहेली बन गई थी
और एक दूसरे को सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह पे फॉलो भी करना शुरू कर दिया था। पर नितिन सौम्या का वाक्य अधूरा छोड़कर ही अलका जी बोल पड़ी, मेरी नितिन से बात हो चुकी है। कल शुक्रवार है और आगे उसकी शनिवार रविवार की छुट्टी है। मैंने उसे हम चारों का और वापसी में 5 टिकट को बोल दिया है। बस तुम खुश रहो। इतने में तुम्हारा पैतृक मकान भी हम किराए पर लगा देंगे। यह घर जैसा तुम्हारा है वैसा ही अनन्या का भी होगा। सुनकर सौम्या एकदम भावुक होकर अलका जी के गले लग गई। रुधे गले से इतना ही कह सकी, थैंक यू माँ। आज सौम्या की आंखें मुस्कुरा रही थी, जिसे ऑफिस से आते ही नितिन ने छेड़ दिया, अरे वाह, आज तो ये आंखें मुस्कुरा उठी। सौम्या कुछ ना बोलकर सिर्फ उसके गले लग गई। इधर अलका जी भी भावुक होकर निधि और सौम्या दोनों को गले लगाते हुए बोली, अब से मेरी 3 बेटियां हैं। और मैं नितिन ने मजाक किया तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अलका जी के इस निर्णय से घर में सब बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा तो निधि चहक रही थी। ट्रेन में बैठे हुए अनन्या से मिलने की खुशी के साथ वो अलका जी के बारे में सोच रही थी कि कैसी जीवंत महिला है, कितने अच्छे से संभाल लिया परिस्थितियों को। अलका जी के निर्णय और सौहार्द भरे व्यवहार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि माँ बस माँ होती है। उनसे अपने बच्चे तो क्या, दूसरे बच्चे को भी दुख नहीं देखा जाता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।